रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अपनी कंपनी के लिए सस्ते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्लान घोषित किया है। इस प्लान के जरिए रिलायंस इंडस्ट्री ने कंपनी की प्रोडक्टिविटी को 10 गुना करने का लक्ष्य रखा है। मुकेश अंबानी ने कहा है कि एआई के प्लान से कर्मचारियों की नौकरी नहीं जाएगी, ऐसी हटाने की बात नहीं है, बल्कि काम में गुणवत्ता लाना ज़्यादा बड़ा लक्ष्य है। क्या खास होगा सर इस प्लान में? ये अफोर्डेबल एआई प्लान उपभोक्ताओं के लिए नहीं है, रिलायंस समूह के कर्मचारियों के लिए। और रिलायंस पहली बार आधिकारिक रूप से अपने पूरे कामकाज में एआई को एम्बेड करने जा रहा है, अलग अलग जगह करने जा रहा है। एआई इस साल की भी दिलचस्प स्टोरी है, उतनी फैंसी स्टोरी नहीं है जितनी कि अब स्ट्रक्चरल स्टोरी बन रही है। और उसका पहला असर हमें भारत के सबसे बड़े औद्योगिक घराने में दिखाई दिया। करीब 6 लाख एम्प्लॉयज रिलायंस के हैं जिन्हें ये चिट्ठी भेजी गई है कि उनके वर्कफ्लो एआई पर आएंगे। इसके अलावा जो जियो के और बाकी ग्राहक हैं उनके लिए जो सेवाएं दी जा रही हैं उनको भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ा जाएगा। रिलायंस अपने एंड टू एंड वर्कफ्लो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने जा रहा है। इसमें प्रोडक्ट टू पे, ऑर्डर टू कैश, सप्लाई चेन, हायरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और जो डिजिटल ब्रेक्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए किया जा रहा है। तो पहली बार किसी औद्योगिक समूह ने इतने आगे बढ़कर अपने पूरे सिस्टम में एआई लागू करने का प्रस्ताव किया है, चर्चा शुरू की है। और ये देखना होगा कि इसका असर कंपनी के कामकाज पर कितना हुआ है, क्योंकि आमतौर पर एआई को लागू करते समय कंपनियों के पीछे मुख्य रूप से सबसे बड़ी मकसद ये होता है कि लागत में कमी की जा सके, इफिशिएंसी बढ़ाई जा सके। और जहां जहां एआई लागू हुए हैं इस तरह से इस स्केल पर दुनिया की कंपनियों में, वहां छटनी भी हुई है, वहां लागत में कमी भी की गई। हालांकि रिलायंस का कहना है कि इससे कोई छटनी नहीं होगी, लेकिन भारत के किसी बड़े औद्योगिक घराने में इसका बड़ा बदलाव दिख रहा है। 2025 में एआई का पूरा ट्रेंड अब प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर एआई को प्रॉफिटेबिलिटी से जोड़ने पर आया। हालांकि अभी भी एआई कंपनियां मुनाफा नहीं कमा पा रही हैं और इस वजह से एआई बबल का खतरा हमें दिखाई दे रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, खासतौर से अमेरिका में। लेकिन अब कंपनियों ने अपनी प्रोडक्टिविटी के टूल्स के तौर पर एआई को जोड़ा है। एआई एजेंटिक्स काफ़ी हद तक एस्टेब्लिश हो चुका है सालकांत बीतते और कई कंपनियों में उसका बड़ा इस्तेमाल होने लगा है। सबसे पहले शुरुआती अच्छे संकेत हमें यूरोप के बैंकों से आए हैं। यूरोप के बैंकिंग ने एआई का अच्छा इस्तेमाल किया है और अपनी लागत में, अपने फैसलों में उससे बचत की है। और जब बैंक लागत घटाते हैं तो बैंकों के ऊपर उसका अच्छा असर भी पड़ता है। तो ये बड़ा प्रयोग है भारत के किसी औद्योगिक घराने में। इसकी निगाहें रहेंगी अगले साल की। ये बड़ी फॉलोअप स्टोरी होगी हमारे लिए कि रिलायंस के भीतर एआई ने क्या बदला। कोविड के बाद प्रॉपर्टी बाजार में आई तेजी पर 2026 में ब्रेक लग सकता है। प्रॉपर्टी टेक प्लेटफॉर्म स्क्वायर्ड यार्ड ने ये बताया है कि 2026 के दौरान प्रॉपर्टी की कीमतों में स्थिरता आ सकती है और 2026 के मध्य तक मिडिल क्लास के लिए घर खरीदने के लिए अफोर्डेबिलिटी में सुधार हो सकता है। कैसे समझा जाए सर इस ट्रेंड को? थोड़ा इसको हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी बाजार में कीमतें जब तेजी से बढ़ी, खासतौर से जो मुंबई और एनसीआर के शहरी इलाके हैं वहाँ कीमतों में बड़ी 100% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई। पर पूरा प्रॉपर्टी मार्केट पिछले 5-1 साल में स्ट्रक्चरली चेंज हो गया। सस्ते और जो छोटे मकान थे, जो अफोर्डेबल हाउसेस थे, उनकी संख्या घटती चली गई, महंगे हाउसेस ऊपर चले गए। लेकिन अब ये ट्रेंड ऐसा लग रहा है, जो रिपोर्ट आई है, ये ट्रेंड थोड़ा ठंडा पड़ रहा है, क्योंकि महंगे मकानों की डिमांड भी पीक कर गई है, एक सीमा तक पहुंच गई है। ज़्यादातर महंगे मकान जो 1 करोड़ रुपए से ऊपर के हैं वो सेकेंडरी हाउस होते हैं, इन्वेस्टमेंट के हाउस होते हैं, और वहाँ अब मांग सीमित हो गई है। प्रॉपर्टी के प्राइसेस जहाँ तक पहुँचे थे उस लेवल तक पहुँच गए हैं। क्रेडाई की तरफ से भी और मैट्रिक्स का ये सर्वे बता रहा है कि 70% से ज़्यादा डेवलपर मान रहे हैं कि 2026 में 5% से ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी प्रॉपर्टी के प्राइस में, खासतौर पर मकानों के प्राइस में। हालांकि वो ये भी मान रहे हैं कि कोई बड़ा प्राइस डिक्लाइन नहीं होगा। थोड़े प्रॉपर्टी डेवलपर मान रहे हैं कि निगेटिव ग्रोथ दिखाई देगी। तो यहाँ से हमें अगले साल देखना होगा कि प्रॉपर्टी मार्केट क्या अब स्लो डाउन की तरफ मूव करेगा, या ये जो प्राइस में कमी है ये फिर सस्ते मकानों की मांग को वापस लाने की कोशिश करेगी। डेवलपर फिर सस्ते 50 लाख, 60 लाख के 40 लाख के मकान बनाना शुरू करेंगे। क्योंकि शुभम, ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि प्रॉपर्टी के प्राइस में बढ़ोतरी के साथ पिछले 5-6 सालों में शहरों के वो इलाके जहाँ अफोर्डेबल हाउस बनने थे, वहाँ ज़मीनों की कीमतें बेहद ज़्यादा महंगी हो गई।
मकान बनाने की लागत बढ़ी, कच्चे माल की लागत, सीमेंट की और स्टील की, और इस वजह से अब वहाँ सस्ते अफोर्डेबल मकान दे पाना डेवलपर्स के लिए कितना संभव होगा ये हमें करीब से देखना होगा। लेकिन अगले साल हम प्रॉपर्टी मार्केट में, खासतौर से हाउसिंग प्रॉपर्टी के मार्केट में एक छोटा मोटा स्लो डाउन जरूर एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो अगर आप निवेशक हैं तो रियल एस्टेट स्टॉक्स पर करीब से ध्यान रखें, क्योंकि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के मामले में दबाव ज़्यादा दिखाई दे रहा है। भारत में बहुत सारा कॉमर्शियल प्रॉपर्टी स्पेस अभी भी अनयूटिलाइज्ड है।